हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम टू एसोस एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे माहिल-नेरोड थ्योरम। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था पंपिंग लेमा थ्योरम, जो कि लैंग्वेज को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होती है। अब पढ़ेंगे माहिल-नेरोड थ्योरम। ये भी एक लैंग्वेज को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होती है। मेनली अपन रेगुलर लैंग्वेज को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। इसके अंदर कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज प्रॉपर्टीज है, पहले उसको डिस्कस करते हैं, फिर इस थ्योरम को अपन एग्जाम्पल की मदद से प्रूफ करेंगे। ठीक है, सबसे पहले है अपने पास माहिल-नेरोड। मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ, माहिल-नेरोड इक्विवेलेंट क्लासेस। इक्विवेलेंट क्लासेस ये क्या होती है? ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन है सभी स्टेट्स के लिए। ठीक है, these are the regular expression for all states in minimal DFA। मिनिमल DFA के अंदर जितने भी स्टेट्स है उसके लिए अपन रेगुलर एक्सप्रेशन डिफाइन करते हैं, वही इक्विवेलेंट क्लासेस कहलाती है। ठीक है, चलिए इसका एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। मान लेते अपने पास एग्जाम्पल है L = A स्टार B स्टार, ये लैंग्वेज है। चलिए इसका पहले मिनिमल DFA बना लेते हैं। इसमें इनिशियल स्टेट, इसको नाम देते हैं A। यहाँ पे इनपुट सिंबल A रीड करना चाहिए, फिर ये एक्सेप्ट होना चाहिए। ठीक है, फिर इनपुट सिंबल B रीड किया, B भी एक्सेप्ट होना चाहिए, और नंबर ऑफ B जा सकते हैं, ये एक्सेप्ट होगा, और यहाँ पे नंबर ऑफ B भी आ सकते हैं। और इसके बाद कोई भी सिंबल इनपुट सिंबल आए तो वो ट्रैप स्टेट पे जाना चाहिए। तो एक ट्रैप स्टेट बना देते हैं यदि इनपुट सिंबल A आए, क्योंकि ये B के बाद A कोई सिंबल नहीं है, तो यहाँ पे A आएगा तब वो ट्रैप स्टेट में चला जाएगा। इसके बाद सभी ट्रांजेक्शन डिफाइन कर देते हैं A, B। इसके बाद चाहे कुछ भी है वो ट्रैप हो जाएगा। तो ये हो गया अपने पास मिनिमल DFA। ठीक है, इसके लिए इक्विवेलेंट क्लासेस लिखते हैं। माहिल-नेरोड इक्विवेलेंट क्लासेस, इक्विवेलेंट क्लास फॉर ए। स्टेट ए ये होगी, स्टेट बी ये होगी, स्टेट सी। सभी के लिए अपन को इक्विवेलेंट क्लास बनानी है। ठीक है, अब इक्विवेलेंट क्लास कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? इनिशियल स्टेट से पर्टिकुलर स्टेट तक जाते हैं, तो इनिशियल स्टेट ए और फाइनल स्टेट भी यही है, मतलब ए तक ही आना है तो यही है। तो इसको रीड करने तक कितने इनपुट सिंबल रीड करके यहाँ पे पहुँचे हैं? तो इनपुट सिंबल A स्टार रीड करके यहाँ पहुँचे हैं, तो इसका इक्विवेलेंट क्लास हो जाएगी A स्टार। B के लिए क्या होगा? अब इनपुट सिंबल A से लेके B तक आना है, तो यहाँ पे क्या रेगुलर एक्सप्रेशन बनेगा? देखिए यहाँ तो हो गया A स्टार, फिर इनपुट सिंबल रीड किया B, फिर यहाँ पर पहुँच गए तो फिर यहाँ पे है B स्टार। तो ये हो गया इसका रेगुलर एक्सप्रेशन। अब देखते हैं C के लिए। C A से लेके C तक पहुंचने में जितना रेगुलर एक्सप्रेशन आप ऐड करते हैं, तो यहाँ पे क्या सिंबल्स आए? A स्टार। ठीक है, फिर इनपुट सिंबल B, फिर B स्टार, फिर इनपुट सिंबल A, फिर उसके बाद A + B का होल स्टार, A + B का होल स्टार। ठीक है, ये हो गए इक्विवेलेंट क्लासेस। इक्विवेलेंट क्लासेस। अब देखिए यहाँ पे कितनी नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी है? 3 है, और यहाँ पे इक्विवेलेंट क्लासेस कितनी है? 3 है। तो अपन कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्लासेस = नंबर ऑफ स्टेट्स इन मिनिमल DFA। ठीक है, ये हो गया। ये पॉइंट मैं लिख देता हूँ यहाँ। नंबर ऑफ माहिल-नेरोड इक्विवेलेंट क्लासेस = नंबर ऑफ स्टेट्स इन मिनिमल DFA। ठीक है फ्रेंड्स, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे, इस पर ना ऑपरेशन करते हैं तब क्या होगा। चलिए हमने देखा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्लासेस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ स्टेट्स।
ठीक है, इसके ऊपर अपन दो एजम्पशन करते हैं। यदि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्लासेस फाइनाइट है तब क्या हो सकता है, उस लैंग्वेज के ऊपर अपन क्या कह सकते हैं। फर्स्ट केस, इफ number of mile narrowed equivalent classes, number of equivalent classes are finite, तो हम कह सकते हैं कि वो लैंग्वेज फाइनाइट है या फिर इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये लैंग्वेज अपन कह सकते हैं यदि फाइनाइट है तो वो लैंग्वेज फाइनाइट या इनफाइनाइट हो सकती है। ठीक है, तो जैसे मान लो ये लैंग्वेज अपने पास 3 स्टेट्स की थी, स्टेट्स फाइनाइट है, तो स्टेट फाइनाइट है तो वो लैंग्वेज फाइनाइट थी क्या? नहीं, ये लैंग्वेज इनफाइनाइट थी। तो अपन कह सकते हैं यदि लैंग्वेज फाइनाइट है तो वो यदि इक्विवेलेंट क्लासेस फाइनाइट है तो लैंग्वेज फाइनाइट या इनफाइनाइट हो सकती है। लैंग्वेज में बी फाइनाइट और इनफाइनाइट। ठीक है, सेकंड केस क्या है, इफ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्लासेस आर इनफाइनाइट, यदि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्लासेस इनफाइनाइट है, देन आप बताइए कोई भी फाइनाइट ऑटोमेटा देखा है आपने जिसके अंदर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट नंबर ऑफ स्टेट्स इनफाइनाइट हो? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो अपन कह सकते हैं कि वो लैंग्वेज ही वो उस लैंग्वेज के लिए फाइनाइट ऑटोमेटा एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो वो जिसके लिए फाइनाइट ऑटोमेटा एग्जिस्ट नहीं करता तो वो रेगुलर लैंग्वेज ही नहीं होती है। तो अपन कह सकते हैं लैंग्वेज इज नॉट रेगुलर, लैंग्वेज इज नॉट रेगुलर, क्योंकि अपन मेनली माइल नेरोड थ्योरम रेगुलर लैंग्वेज को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होते हैं कि वो रेगुलर लैंग्वेज है या नहीं। ठीक है, ये हो गया। तीसरा देखते हैं, यदि हमने माइल नेरोड इक्विवेलेंट क्लासेस फाइंड की, यदि हम सभी इक्विवेलेंट क्लासेस को यूनियन लेते हैं तब क्या आता है, इसका रिजल्ट क्या आएगा यूनियन लिया तब। यदि मान लो अपने पास इक्विवेलेंट क्लासेस है ई आई, सारी इक्विवेलेंट क्लासेस हो गई, ये होगी सारी इक्विवेलेंट क्लासेस। यदि हम इसका यूनियन लेते हैं, यूनियन लिया तो इसका रिजल्ट आएगा वो सिग्मा स्टार आएगा। क्योंकि सिग्मा स्टार क्यों आएगा? क्योंकि अपन है ना डीएफए बना रहे हैं और डीएफए के अंदर कोई डेट कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता है। ठीक है, जबकि एनएफए होता है तो उसके अंदर डेट कॉन्फ़िगरेशन होता है और कुछ है ना सिम्बल्स डिफाइन नहीं होते, पूरा रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं बनता, तो इसके अंदर वो पूरा सिग्मा स्टार नहीं बन पाता। जब यहाँ पे क्या है, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा है, तो यहाँ पे सारे ट्रांजिशंस डिफाइन हो गए और सबका यूनियन लेंगे तब ये अपने पास सिग्मा स्टार आएगा। ठीक है, यदि मान लो अपन जो फाइनल स्टेट है, फाइनल स्टेट की इक्विवेलेंट क्लासेस का यूनियन ले तब क्या आएगा, तो फाइनल स्टेट यूनियन लेंगे फाइनल स्टेट्स का। ठीक है, फाइनल स्टेट का यूनियन लेंगे तब अपने पास रिजल्ट आएगा एल, अपनी लैंग्वेज ही आ जाएगी उससे। ठीक है, ये हमने पढ़ा माइल नेरोड इक्विवेलेंट क्लासेस के बारे में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं इनडिस्टिंग्विशेबल स्ट्रिंग्स, ये क्या होती है इसको देखते हैं। इट कैन बी यूज्ड टू चेक the equivalence of two strings। ठीक है, चेक करना है। लेट्स से वी हैव स्ट्रिंग्स, इफ वी हैव स्ट्रिंग्स u, v, u, let's say we define the relations between u and v. We have two strings u and v. We define the relations between equivalent relations. And see the what will be the relation? Delta star
Q कॉमा U इज इक्वल्स टू डेल्टा स्टार Q कॉमा V। अब समझिए यहाँ पे डेल्टा स्टार का मतलब क्या होता है। डेल्टा को पता है आपको, फाइनल ऑटोमेटिक एक फंक्शन होता है जो जनरेट करता है नेक्स्ट इनपुट नेक्स्ट आउटपुट जनरेट करता है, ठीक है। स्टार का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ सीक्वेंस इनपुट लेगा, पूरी स्ट्रिंग लेगा, उसको जनरेट कर देगा, ठीक है। मान लेते हैं अपने पास एक स्ट्रिंग्स है ए। अब देखिए इसका क्या होगा, ये इनपुट स्टार का मतलब ये होगा यहाँ से स्टार्ट करेगा और पूरी स्ट्रिंग को ट्रेस कर लेगा, ठीक है। और सेम इसी तरह ये भी है। अब ये इक्वल इनडिस्टिंग्विशेबल क्या कहता है, ये कब होती है, जैसे मान लीजिए ये दोनों सेम आए तब अपन कहते हैं कि वो स्ट्रिंग्स इनडिस्टिंग्विशेबल है, मतलब इसको अपन डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं। जैसे मान लीजिए अपने पास स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग होगी ए, ठीक है, और एक स्ट्रिंग और है ए। चलिए इसको एग्जांपल की मदद से समझते हैं। अपने पास एक फाइनाइट ऑटोमेटा है, इसका फाइनाइट ऑटोमेटा बना देता हूँ। लैंग्वेज वही है ए स्टार बी स्टार, इसका फाइनाइट ऑटोमेटा ये होगा ये अपने पास फाइनाइट ऑटोमेटा है। चलिए इसके लिए स्ट्रिंग्स क्या क्या बन सकती है, मान लेते हैं अपने पास फर्स्ट स्ट्रिंग्स ले लेता हूँ 4-5। जैसे इसका स्ट्रिंग्स का पेयर है ए फिर ए बी, ठीक है, ए बी, फिर सेकंड स्ट्रिंग है ए बी, फिर ए, फिर ए बी, फिर ए बी ए, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, अब इन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, वो स्ट्रिंग ट्रेस करेगा, जो लास्ट के अंदर स्टेट आएगी ना, जो लास्ट में स्टेट आएगी और इसकी जो लास्ट में स्टेट आएगी वो दोनों बराबर हुई, सेम हुई, तब हम कहेंगे कि वो स्ट्रिंग्स इनडिस्ट्रीब्यूसेबल है। चलिए इसके लिए चेक करते हैं, इस पेयर के लिए। तो यहाँ देखिए, अब इनपुट सिंबल रीड करते हैं, स्टेट क्या आएगी इसके लिए, ए 3 बार ए, तो स्टेट्स क्या आई अपने पास, स्टेट इसके लिए आई ए। अब इसके लिए चेक करते हैं, ए बी फिर बी, तो स्टेट क्या है इसके लिए बी, मतलब इस दोनों की स्टेट सेम नहीं है, तो ये डिस्टिंग्विशेबल है, इनडिस्टिंग्विशेबल नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास डिस्टिंग्विशेबल, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं, ए फिर बी, ठीक है, और ये यहाँ पे फाइनल स्टेट आई, लास्ट में स्टेट आई बी, और इसके लिए ए बी फिर ए, तो ये इसके लिए आई सी, तो ये भी एक डिस्टिंग्विशेबल है, ठीक है। ये देखते हैं, ए बी फिर बी, ये बी आई इसके, और इसके लिए देखते हैं ए फिर बी, इसकी भी बी आई। अब देखिए, जब दोनों स्टेट सेम आ गई लास्ट में, तो ये हो गया इनडिस्टिंग्विशेबल। अब देखिए, ये हमने देख लिया इनडिस्टिंग्विशेबल है। एक और स्ट्रिंग्स देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ए बी ए, फिर मान लेते हैं ए बी ए, ठीक है। चलिए ये मान लेते हैं बी। अब देखिए, इनपुट सिंबल रीड करते हैं, ए फिर बी फिर ए, लास्ट में स्टेट क्या आई सी। इसके लिए देखते हैं ए बी ए, क्या है इनपुट सिंबल सी। अब दोनों में लास्ट स्टेट क्या आई सी आई, तो ये भी एक इनडिस्ट्रीब्यूसेबल है, तो अपन डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे कि क्या
ये हो गया इनडिस्ट्रीब्यूसेबल। अब देखिए इनडिस्ट्रीब्यूसेबल है तो इसका मतलब क्यों अपन फाइंड कर रहे हैं, इसमें क्या है, इट इज सेड दैट indistinguishable because it is said that indistinguishable because it reached at same state. So finite automata cannot differentiate them, cannot differentiate. अब देखिए अब क्या हुआ, यहाँ पे दोनों स्ट्रिंग्स है, अब दोनों सेम स्टेट पर जा रही है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इनडिस्टिंग्विशेबल का मतलब क्या है, जब तो फाइनाइट ऑटोमेटा है वो दोनों स्ट्रिंग्स को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है कि वो दोनों सेम है या नहीं। वो मतलब अपन सेम के लिए नहीं करते हैं, अपन डिस्टिंग्विश करना चाहते हैं कि ये कौन से स्टेट पर है, ये अलग अलग स्टेट पर होगी तो ये डिस्टिंग्विश कर पाएगा, डिफ्रेंशिएट कर पाएगा, और ये सेम स्टेट पर होगी तो नहीं कर पाएगा। ये चीज़ें इसको हम जब इसको माइल नेट थ्योरम को प्रूव करेंगे तब वो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए आप ये नोट कर लीजिए। फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।